जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके का स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। 16 जून को, 11 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 29 अगस्त को। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी साथियों को पता होगा 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि साथियों जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ये जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सवाल नंबर 2 का आंसर करें सब लोग। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यही आगे चलकर जो है दोस्तों आप सभी जानते होंगे संविधान की प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, सिंधी और यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। बताएं। सवाल नंबर 3 का आंसर करें। चलिए दोस्तों बात करें देवनागरी की, तो देवनागरी लिपि आप सभी जानते हैं हिंदी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन पंजाबी जो है ये आपका गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा आप लोग 3-4 सवाल तैयार हो जाएंगे आपके। जैसे अगर आपसे पूछे कि अस्थाई सदन किसे कहते हैं तो आप कहोगे राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या? उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, तो आपका 2nd ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आपका दिया है मणिपुर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए आप सभी साथियों को पता होना चाहिए दोस्तों, एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर करिएगा और कौन सी है नाम भी बताइएगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? बताइए। सभी लोग आंसर करें। आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? सवाल नंबर 6 है, आंसर करें सब लोग। चलिए आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यक्षगान जो है ये आपका कहाँ का है भाई? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? बताइए। इसमें से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा। दोस्तों भारत दुर्दशा जो है ये एक नाटक है। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आप सभी से निवेदन है, हॉर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका दिया है मेघालय। सवाल नंबर 8 का आंसर करें सब लोग। चलो भाई,
हॉर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल नंबर 8 का आंसर करिएगा। चलिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका दिया है मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में जो है मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नागालैंड की राजधानी क्या है? आप सभी दोस्तों को पता होगा, कोहिमा है। क्या? कोहिमा जो है आपका, ये नागालैंड की राजधानी है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, आप कहोगे सर 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो है आपके राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों ये आप कह सकते हो हॉर्नबिल त्यौहार जो है, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों जनजातियों के द्वारा, यानी नागालैंड की जो जनजातियाँ हैं, नागा जनजाति है, उसके द्वारा जो है ये उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है किसके द्वारा भाग लिया गया था? सवाल नंबर 9 का आंसर करें, सब लोग आंसर करें भाई, फटाफट बताएं। चलिए साथियों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी दोस्तों को पता होगा 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? महात्मा गांधी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। एक सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है, कई परीक्षा में पूछा गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश की थी? सवाल नंबर 10 का आंसर करें सब लोग। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी? चलिएगा आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करें सब लोग। खिलजी राजवंश, गुलाम वंश, सैयद राजवंश और आपका दिया है तुगलक राजवंश। सभी लोग यहाँ पर आंसर करें भाई। चलिए भाई, आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की जो है पहली महिला शासिका थी। वह दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? ये जो है किसकी पुत्री थी, ध्यान रखिएगा, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और ये दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सवाल नंबर 11 का आंसर करो सब लोग। मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। चलिए भाई आंसर करिएगा सब लोग। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है न्यायपालिका जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? नीलगिरी पर्वत से संबंधित जनजाति जो है कौन सी है? चलिए आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई, नहीं पता जान लीजिए। टोडा जनजाति दोस्तों ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? टोडा जनजाति जो है ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? सवाल नंबर 13 का आंसर करें आप लोग। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताएं। चलिए भाई सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताओ। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी। कब? 6 अक्टूबर 1839 को। कब? 6 अक्टूबर 1839 को। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार की खोज की गई है? बताइए। मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल और आपका दिया है कालीबंगा। आंसर करें, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार की जो है खोज की गई है? सवाल नंबर यहाँ पर 14 दिया है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। सही उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आप मोहनजोदड़ो में दोस्तों एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके द्वारा जीता गया था? इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर और आपका दिया हुमायूं। बताओ। चलिए भैया आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके द्वारा जीता गया था? चलिए
साथियों पानीपत का जो पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसमें जो है बाबर की जीत हुई थी। किसकी? बाबर की जीत हुई थी। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 16 का आंसर करें सब लोग भाई। चलिए सेशन को एक बार शेयर कर दें, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को एक बार ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको चीज़ें नहीं बेहतर लगती हैं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है। वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है कौन थे? चित्तरंजन दास। क्यों भाई? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और आप सभी साथियों को पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 में किसके द्वारा करी गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है करी गई थी। अगला सवाल ये रहा, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? बताइए। चलो फटाफट आंसर करो। 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जो है 1857 के विद्रोह के समय कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करिए, कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा दोस्तों। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है और WHO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप सभी साथी आंसर जरूर करिएगा। WHO का फुल फॉर्म कहाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ठीक है, तो साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल ये देखिएगा, इनमें से जो है कौन सा देश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए। चलिए, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपका तुर्की। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? नंबर 1 पर अगर आप देखोगे तो वो है आपका चाइना। सेकंड नंबर पर आपका आता है भारत। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? सवाल नंबर 20 का आंसर करें। ओजोन परत जो है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्यमंडल में, बहिर्मंडल में? बताइए। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? समताप मंडल में। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ओजोन पर दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, यानी आप कह सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं समताप मंडल को। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बताइए। बृहस्पति, मंगल, शुक्र और आपका दिया है बुध। भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 21 का सभी साथी आंसर करें। भोर का तारा जो है किसे कहते हैं? चलिए भैया आंसर करिएगा। भोर का तारा, या कभी कभी सवाल पूछता है सांझ का तारा, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ऐसे भी सवाल पूछता है पेपर में। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, इस तरीके से सवाल पूछते तब आप कहोगे सर शुक्र। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है दोस्तों? शुक्र ही है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो आपका दोस्तों शुक्र ही है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका बृहस्पति है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल जो है दोस्तों इसे लाल ग्रह कहते हैं। सवाल पूछा गया है ऐसे कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को। ठीक, तो यहाँ पर भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? सवाल नंबर 22 आपका है, स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। चलिए, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि जो है विभाजित करती है किसे भाई? भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और आप सभी साथियों को पता होगा कि श्रीलंका जो है भारत से जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, दक्षिण भारत की जो है प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? बताइए। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर आपका हो जाएगा
नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 24 का आंसर कर दो सब लोग भाई। चलो, ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र है, ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। रजत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए भाई, ये आपका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताएं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है कहाँ पर है? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एमपी में। ठीक है, एमपी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। लगभग कितने परसेंट यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं? 14.7%। ठीक है, लगभग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड राइट है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? चलिए, छुआछूत का उन्मूलन जो है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। चलो भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए सभी प्यारे साथी, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे? बताइए, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? भाग 4 में, 5 में, 3 में और आपका दिया है 4A में। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? मौलिक अधिकार का उल्लेख अगर बात करें दोस्तों, इसका उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है? भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे ये भी याद रखिएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है भाई, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भाग 3। अगला सवाल ये देखिए आप लोग, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? सवाल नंबर 29 का सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। चलो भाई, देखिए भाई, पूरे धैर्य के साथ यदि आप लोग क्लास में बने रहते हैं तभी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी क्लासेज आपको दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक, तो बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आप लोग याद रखें। और ये अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है दोस्तों? सोवियत संघ रूस से। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी पहले जो वोट डालने का अधिकार था वो आपका 21 वर्ष था, यानी अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो आप लोग वोट दे सकते थे पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इसकी आयु जो घटा दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपसे पूछता है कि 18 वर्ष जो है कब करी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखें आप लोग, 42वां संविधान संशोधन। क्यों भाई, 42वां संविधान संशोधन होगा? नहीं, कुछ लोग कहेंगे 42वां होगा, लेकिन भाई 42वां नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ भाई? भूमि कर हो जाएगा। क्यों भाई, भूमि कर होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक, अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? चलिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल है। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं शामिल हैं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थीं? मूल संविधान की बात करें दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14। अगला सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? सवाल नंबर 33 है। चलो भाई, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सवाल नंबर 34 है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री। कौन भाई? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? 35 का आंसर करें आप लोग। शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? शक्ति की इकाई होती है आपका वाट। क्या भाई? वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल ये रहा, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताइए। चलिए भाई, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चलिए भाई साथियों, साइट्रिक अम्ल जो होता है ये आप देखोगे खट्टे फल जो होते हैं, जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, ठीक है, इसमें जो है आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है भाई? संतरा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में जो है संग्रहित किया जाता है? आप देखोगे जो आलू का चिप्स होता है मार्केट में जो मिलता है 5-10 रुपए का, उसमें देखेंगे उसमें आलू का जो चिप्स होता है वो ख़राब नहीं होता। उसका कारण क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? बता दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएं। चलिए भाई, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा भाई? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो जाएगी तो वो चिप्स खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों CO2, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन की बात करें CH4, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है ये भी आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? बताइए, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है क्या था? रेगिस्तान का टीला, जीवन का टीला, मृतकों का टीला। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। क्यों भाई? सवाल नंबर 40 का आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बेसिक सा सवाल है और पूछा गया सवाल है। ठीक है, इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो क्लास में जो है अंत तक बने रहे थे। ज़रूर आप लोग आंसर करिएगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जो है बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत के साथ अब आप लोग तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहें, खूब प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, आपके पास समय जो है कम है, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।